नमस्कार और स्वागत है आपका रामगढ़ से इस चुनावी कार्यक्रम कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम दंगल में। और मैं हूं नीलय सिंह। हमारे साथ हैं तमाम दलों के यहाँ प्रतिनिधि रामगढ़ में और रामगढ़ की जनता। रामगढ़ जो कि हजारीबाग लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है, कोयले का अकूत भंडार है। कई उद्योग धंधे एक ज़माने में फले फूले थे, लेकिन अब वो बंदी के कगार पर है। बार बार यहाँ से इस समृद्ध लोकसभा क्षेत्र से कई बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, फिलहाल यहाँ पे उनके सुपुत्र जयंत सिन्हा हजारीबाग से, यदुनाथ पांडे यहाँ से जीत चुके हैं, कांग्रेस भी कई बार जीत चुकी है। तो माना जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है अगर झारखंड की बात करें तो। और इस वक्त हमारे साथ तमाम दलों के प्रतिनिधि, हम इस एक घंटे में इस पूरे इलाके की, क्योंकि बात रामगढ़ से हो रही है तो रामगढ़ की बात आएगी। भले लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग है, लेकिन बात रामगढ़ की ज़्यादा आती है। इस इलाके का कितना विकास हो पाया है, कितनी बार मौका मिला यशवंत सिन्हा को, जो कि वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। फिलहाल जयंत सिन्हा भी केंद्रीय मंत्री हैं और इस बार वो आए हैं, इस बार दूसरी बार वो चुनाव भाग्य आजमा रहे हैं। देखना है कि वो क्या करते हैं। हमारे साथ हैं नीरज मंडल, आजसू के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ मौजूद हैं। भाजपा के प्रतिनिधि अभी तक पहुँचे नहीं हैं, चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त है, लेकिन वो रास्ते में ही हैं। कांग्रेस की ओर से बलजीत सिंह बेदी साहब हैं हमारे साथ, और जेवीएम से वीनू महतो जी हैं। तमाम अपने सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं, अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं। और बात करते हैं इस चुनाव की, क्योंकि बिगुल बच चुका है, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 6 मई को हजारीबाग में चुनाव है, रामगढ़ में चुनाव है, उस दिन की तैयारियों में जुट चुके हैं। बीजेपी ने जहां जयंत सिन्हा पर फिर से दांव आजमाया, वहीं पर कांग्रेस ने, जो कि महागठबंधन की ओर से लड़ रही है, गोपाल साहू जो कि रांची के व्यवसायी हैं लेकिन हजारीबाग से उनका रिश्ता रहा है, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पूछते हैं आजसू से, नीरज जी बताइए, इन 5 सालों में जो हुआ, अभी आप लोग राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप भी एक गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि ये अलग बात है कि प्रत्याशी हजारीबाग से आपने नहीं, बल्कि आपके प्रत्याशी गिरिडीह से हैं, लेकिन अगर हम हजारीबाग से बात करते हैं, क्या लगता है आपको, बताइए। रामगढ़ में ऐसे भी चंद्र प्रकाश चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से आप लोग जीतते रहे। सबसे पहले तो मैं कशिश न्यूज़ के पूरे टीम को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस 2019 के आने वाले महापर्व का यहां पर डिबेट करने का मौका हम सभी प्रतिनिधियों को दिया, और जनता को हम लोग ताकि सीधा आईना दिखा सकें कि आपके सामने विपक्ष किस तरह से झूठ का मुखौटा लेके आप लोग के बीच में आ रहे हैं। और मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं, पूरे लोकसभा में 14 लोकसभा आजसू पार्टी भाजपा के गठबंधन के साथ, ये आप लोगों की मानसिकता कि हमें 1 सीट मिली है, लेकिन हम लोग मानते हैं, हम लोग का नज़रिया, हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग 14 लोकसभा में पूरे एनडीए के प्रत्याशी श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह में लोकसभा से हम लोग खड़े हुए हैं, रामगढ़ की तर्ज पर वहाँ पे विकास करने के लिए वो गए हैं, और निश्चित ही जनता उनको जिता करके भेजेगी। और गिरिडीह का विकास रामगढ़ की तर्ज पे होगा और उससे बढ़ चढ़ करके होगा। रामगढ़ का विकास हो चुका है, क्या लगता है 5 सालों में कितना मिला है, अगर रामगढ़ की बात करें, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। देखिए, आप पूरे झारखंड प्रदेश में घूमते होंगे, अगर विकास पुरुष का नाम किसी का आता है तो पहला नाम श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का आता है विकास के नाम पे। आप हाल में ही देखे होंगे ODF हम लोग का रामगढ़ जिला घोषित हुआ, पूरे भारत में 3रा स्थान रामगढ़ विधानसभा को मिला। तो ये सब हम लोग गौरव की बात है कि रामगढ़ विधानसभा में ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व करने का मिला जो 3 बार लगातार विधानसभा में रहे, और मंत्रालय में रहने के बावजूद पूरे रामगढ़ विधानसभा का कायाकल्प करने का काम किया, चाहे वो शिक्षा जगत का हो, चाहे जो भी जगत का हो, सारे चीज़ में उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया, और उनको लोग लगातार आशीर्वाद देते हैं। और इस बार भी उनको बढ़ा चढ़ा करके गिरिडीह लोकसभा भेजने का काम करेंगे, ये पूरा विश्वास है। क्या लगता है हजारीबाग लोकसभा में जो बीजेपी है, जयंत सिन्हा जी फिर से यहाँ पर भाग्य आजमा रहे हैं, और उनके मुकाबले पे कांग्रेस की गोपाल साहू हैं, कितना बड़ा खतरा है? नहीं, ये मुकाबला नहीं है, ये तो समझ लीजिए क्लीन स्वीप है। गोपाल साहू जी ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया है जिनको ठीक से पूरे प्रखंड का नाम नहीं जानकारी होगा। अब प्रखंड तो छोड़ दिए, पूरा जिला कमेटी का कोई अगर पदाधिकारी का नाम खड़ा करके यहीं पे पूछ लीजिए तो वो नहीं बता सकते हैं। तो वैसे कैंडिडेट से भरोसा करना मुश्किल है, और निश्चित ही जयंत सिन्हा क्लीन स्वीप कर रहे हैं। और अभी हाल में ही सबसे बड़ी मज़ेदार की बात है, जयप्रकाश पटेल जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हुए पूरे एनडीए प्रत्याशी को पूरे लोकसभा में जाकर प्रचार करने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्द में कहा है कि जेएमएम केवल हस्ताक्षर की पार्टी रह गई है और बपोती पार्टी रह गई है, यहाँ पे किसी नेता की यहाँ पर वजूद नहीं है। अगर जो भी डिसीजन लेना केवल हेमंत सोरेन ले सकते हैं, बाकी कोई नेता नहीं है। और रह गए आप लोग वैसे भी दूसरे दलों में सेंधमारी करते हैं, पहले अन्नपूर्णा जी को लाए और अब जयप्रकाश भाई पटेल को ले आए आप लोग। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत मुश्किल से तो भाई कांग्रेस वाले को कैंडिडेट मिला है। अच्छा है, कम से कम रूबरू लोगों से होंगे, और ताकि उनके लोगों के बारे बता तो दें कि उन्होंने क्या किया, किस मुंह से अगर लोगों के बीच में जाएंगे। आखिर इतने दिन तक कांग्रेस के प्रतिनिधि कहाँ थे? आज चुनाव आया तो दिखने लगे, लेकिन इससे पहले कहाँ थे? वो तो जनता जवाब ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि 5 सालों में आपने क्या किया? देखिए,
5 साल में चाहे शिक्षा जगत की बात हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलाने की बात हो, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने की बात हो, हम लोगों ने पूरे हजारीबाग लोकसभा में अगर कोई विधानसभा विकास किया तो रामगढ़ विधानसभा 1 नंबर में, खासकर हजारीबाग लोकसभा में। बाकी झारखंड प्रदेश से तो रामगढ़ 1 नंबर बात करेंगे आपके दावे हैं। हम बलजीत सिंह जी के पास चलते हैं, भाजपा के प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचे। बलजीत जी, क्या कहेंगे 5 सालों में अगर हजारीबाग लोकसभा को की अंदर आने वाले रामगढ़ की बात करें, क्या कहेंगे आप? रामगढ़ के पुराने नेता रह चुके, यहाँ की एक समस्याओं से परिचित है, क्या लगता है आपको? जो अभी कह रहे थे नीरज जी, कितना उससे इत्तेफाक रखते हैं? जैसा कि आप मीडिया जगत से हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि 5 सालों में क्या हुआ, इस सरकार ने 5 साल में क्या की, क्या अचीवमेंट है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। अभी तक जो भी काम हुआ है केवल खोखली बातें हैं, ये जुमलेबाज है, ये जो लोग हैं ये केवल अंधभक्त हैं। जिस तरह से आपको मालूम होगा, जैसे शक्तिमान था, वो गीता को नहीं पता था, शक्तिमान और गीता का नहीं पता था कि गंधार कौन है। आप लोग भी जानते होंगे गंधार कौन था, लेकिन शक्तिमान है। वैसे ही अंधभक्तों को यह पता नहीं है कि चौकीदार ही चोर है। इनको अभी तक पता नहीं है कि जो चौकीदार है वही चोर है। और ये बात करते हैं विकास की, इनसे पूछे कि विकास हुआ क्या। सफाई की बात, स्वच्छता की बात की है। आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ आप खड़े हैं, इसके अगल बगल ही आप फोटो खींच लें, कितनी स्वच्छता है। जबकि यहाँ पर एक पवित्र स्थान है, मंदिर है माता का, उसके अगल बगल भी आप देखेंगे गंदगी का अंबार है। लेकिन अवार्ड किसको जाता है? रामगढ़ को। अवार्ड आपको देना है, आपको लेना है, तो आप जो मर्जी कर लीजिए, आपसे कौन पूछ रहा है? आप किसी की बात सुनेंगे नहीं। हम अगर आपको बात कहते हैं, कोई बात कहने के लिए अगर हम आपसे सवाल पूछ लेंगे तो हम गद्दार हो जाएंगे, देशद्रोही हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे। आप जो कर दीजिएगा अच्छा हो जाएगा। आप उनसे पूछिए कि आखिर आप 5 साल में आपने कहा काला धन लाएंगे, काला धन आ गया। आपने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, क्या दे दिया? आपने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को राहत देंगे, दे दिया। आपने कहा पेट्रोल और गैस का दाम कम करेंगे, डीजल का दाम करेंगे, कम कर दिया। आप उनसे पूछिए पहले कि आखिर आप चाहते क्या है, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हाँ, विकास हुआ है, मोदी जी का खुद हुआ है। नीरव मोदी चले गए भाग के, माल्या जी भाग के चले गए, और लोग भागने वाले हैं। जितने लोग भागे आपको सब पता है, और भागने की तैयारी में आने वाला दिन में नरेंद्र मोदी भी भाग जाएगा। ये भी अपना जगह बना लिया कि हमको कहाँ रहना है। चलिए हम पूछते हैं, हालांकि भाजपा के जो प्रतिनिधि अभी तक पहुंचे नहीं हैं, हम अभी जेवीएम के वीनू महतो जी हैं। महतो जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अभी आपके जो सहयोगी हैं आजसू के प्रतिनिधि, उन्होंने कहा रामगढ़ का विकास हुआ है, स्वच्छता के क्षेत्र में हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, क्या लगता है आपको? रामगढ़ में विकास, पहली बात तो विकास नहीं हुआ है। उन्होंने, मेरे सहयोगी आजसू के बोले कि नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला कॉलेज गोला में खुली है, लेकिन इनको पता है कि वहाँ के छात्र छात्राएं कुछ महीने पहले गोला से पैदल चलकर डीसी कार्यालय में आया। वहाँ टीचर की इतना कमी है कि छात्र छात्राओं को पैदल आना पड़ा। और कहते हैं विकास की है, शिक्षा का विकास नहीं, विनाश हुआ। खाली ये भ्रष्टाचार बढ़ा है, खाली बिल्डिंग बनाता है जिसमें कमीशन ज़्यादा आवे, उस पर विशेष ध्यान देता है। छात्र छात्राएं कहाँ बहाली करते हैं, उसको अनुशंसा करके कहाँ सरकार के पास भेजती है कि नहीं इस स्कूल में कमी है, और क्या बोलते हैं, स्कूल को मार्च करवा दिया और बोलता है कि नहीं विकास किया। विकास नहीं, विनाश हुई है। हमारे स्थानीय विधायक मंत्री डरे, अब जान रहा है कि यहाँ लोकसभा में रामगढ़ हजारीबाग लोकसभा से हरना तय है, इसलिए हजारीबाग से भाग के गिरिडीह चल गए हैं। वहाँ तो हरना तो तय है, और हजारीबाग से भी हरना तय है बीजेपी का। और हम लोग का महागठबंधन जो प्रत्याशी हैं गोपाल साहू, उसका जितना तय है। और विधानसभा का बात रहा रामगढ़ का, तो यहाँ भी उनका हरना तय है, क्योंकि ये विकास नहीं विनाश किए हैं। चलिए, रामगढ़ विधानसभा में भी थोड़ा टाइम बाकी है, अभी लोकसभा की बात करते हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं नीरज मंडल जी के पास। नीरज जी, अभी जिस तरीके से आपने कहा, आपने अपने विरोधी जो साथी हैं आपके बलजीत सिंह जी और महतो जी, दोनों की बातें सुनी, क्या कहेंगे आप, क्या जवाब दें? देखिए, पहले तो इनका महागठबंधन है कि महाठगबंधन, ये जनता को समझ में नहीं आ रही है। अभी इनके द्वारा कांग्रेस का प्रत्याशी चतरा में भी दिया गया है,
और वहाँ आरजेडी अपना प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है। ये तो इनका आपस का मामला है, ये तो बोल रहे हैं कि वो फ्रेंडली मैच। ये लोग केवल दिग्भ्रमित जनता को करते शुरू से आए, आज भी करते आ रहे हैं। अभी अभी देखेंगे हाल में चुनाव में इन्होंने किसान को कहा था कि हमने कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन झूठ बोल के सत्ता पे तो आ गए। कर्जा क्या माफी किया, 72 रुपया ले गए अकाउंट से, 850 रुपया निकाल करके। तो ये कहाँ से जनता को दिग्भ्रमित करने का काम। तो फिर वो भाई बोलते हैं भाई 15 लाख की बात आप लोग भी कर रहे थे, एनडीए भी कर रही थी, उसका भी जवाब है इनके पास। नहीं, निश्चित ही है, वो तो भाई उनका विपक्ष है तो क्वेश्चन करना वाजिब है। लेकिन आज एक एक गरीब जनता जिनको इलाज के लिए तरसना पड़ता था, माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा पहल किया कि हर एक पब्लिक को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, जो बेचारे पैसा के अभाव में मर जाते थे उनका इलाज देने का काम किया। हर घर में गैस चूल्हा पहुंचाने का काम किया। और बहू बेटिया का जो कांग्रेस के द्वारा इज्जत उछाली जाती थी, शौचालय बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया। इज्जत आगरू बचेगी तभी हम राजनीति कर पाएंगे, और देश को सुरक्षित केवल नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये कांग्रेस वाले 60 साल से केवल दिग्भ्रमित करते आए हैं और जनता को लूटते आए हैं और जनता को केवल बेवकूफ़ बनाए हैं। आज तक इनका काम रहा है बेवकूफ़ बनाओ, फूट डालो और राज करो। इसी के साथ मैं कहता हूँ, अगर जनता ने ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी को 400 पार, अब की बार 400 पार, ये नरेंद्र मोदी का नारा और पूरे जनता के एक दिल में बसा हुआ ये नारा है। और निश्चित पे ही तौर पे नरेंद्र मोदी पूरे भारत में एक निश्चित रूप से आने वाले हैं, अब पुनः आएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। चलिए बलजीत सिंह से भी पूछेंगे, आपसे वो सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन हमारे साथ भाजपा से प्रतिनिधि वो आ चुके हैं, थोड़ा विलंब हुआ रंजीत जी आने में, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। क्या कहेंगे 5 साल तक का क्या आपके पास उपलब्धियां है जिसके आधार पर आप हजारीबाग में चुनाव मांगेंगे? रामगढ़ लोकसभा में आता है, रामगढ़ की अगर बात करें तो किस आधार पर आप वोट मांगेंगे? सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं समय पर नहीं उपस्थित हो पाया। 2-4 मिनट हमको विलंब हुए आने में, क्योंकि दूसरे जगह पर कार्यक्रम थे और वहां से भागते भागते थोड़ा समय लग गया। हालांकि कोशिश था कि समय के पूर्व ही यहां पहुंच जाऊं। आप जानते हैं केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के सांसद हमारे माननीय जयंत सिन्हा जी हैं, और एनडीए गठबंधन के साथी चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो आजसू के साथी हैं और यहाँ के मंत्री भी हैं। अगर आप देखें तुलनात्मक दृष्टि 67 सालों के आधार पर और 4 सालों के तुलना के आधार पर, तो हमने सभी क्षेत्रों में काम किए हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, सभी क्षेत्रों में बहुआयामी काम किए हैं। आपको पता होगा मेडिकल कॉलेज, आज हमारा सपना था कि हजारीबाग में एक मेडिकल कॉलेज हमारे सामने हो। उस मेडिकल कॉलेज का हम लोगों ने उद्घाटन भी किया और शिलान्यास भी किया। आपको पता है कि एक लंबे समय से अंतराल से मांग थी कि रेलवे लाइन से लेकर के कोडरमा से लेकर रांची तक ये रेलवे लाइन को जाल बिछाया जाए, और हमने रेलवे लाइन के जाल को बिछाने का काम किया। और आज बरकाकाना तक और आने वाले समय में बरकाकाना से रांची भी 2-4 महीनों में उसके भी उद्घाटन होने वाले हैं। आपको पता है कि आज बिल्कुल जीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था अपना पतरातू का थर्मल पावर, उसको हम लोगों ने एनटीपीसी के साथ सुपर थर्मल पावर में परिवर्तित करते हुए 4000 मेगावाट थर्मल पावर की योजना रखी है और 19,000 करोड़ का निवेश उसके अंदर है। उसके काम आज आरंभ है। तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत आज तक के इतिहास में कभी सुनने को नहीं मिलता था। रॉयल्टी हमारी बराबर जाया करती थी केंद्र की सरकार को, लेकिन उस रॉयल्टी का अंशदान जो है वो यहाँ प्राप्त नहीं हो पाता था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत हम लोगों ने तमाम पंचायतों में आज पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की है, स्कूलों में बेंच डेस्क और शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की है। तो आप कह सकते हैं कि शौचालय मिला है, कि स्वास्थ्य की सेवा के कार्ड मिले हैं। तो बहुत सारे काम इस सरकार ने और हमारे सांसद ने और हमारे एनडीए गठबंधन ने किया है। जनता ने मन बनाया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, और मोदी सरकार 400 के पार, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं। चलिए आपका दावा है, आपका विश्वास है, अब जनता को 6 मई को रामगढ़ की जनता वोट करेगी हजारीबाग के लिए, और इनकी उपलब्धियां कितनी है जिस आधार पर ये बोल रहे हैं कि इस बार फिर से मोदी सरकार आएगी, फिर से हमें जयंत सिन्हा जीतेंगे, वो बात है। ये बात भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रामगढ़ की जनता भी है, रामगढ़ के और तमाम अलग अलग दलों के प्रतिनिधि भी हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं चलता हूँ नीरज मंडल जी के पास। नीरज जी, आपके जो यहाँ से विधायक हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, अब वो गिरिडीह जाकर लड़ेंगे। एक तो उनके लिए नया इलाका है और एनडीए के खेमे से आपको ये सीट मिली है, गिरिडीह की सीट। गिरिडीह को लेकर आप कितना आशान्वित हैं? देखिए, सबसे पहले तो गिरिडीह हम लोग के लिए नया नहीं है, क्योंकि आजसू का और भाजपा का संगठन एक ऐसा संगठन है जो धरातल पर पूरे झारखंड में है। बाकी कोई बूथ कमेटी बनाने के लिए सोचना है, अभी विचार ही विमर्श हो रहा है कि बूथ कमेटी के प्रचार प्रसार करना है, लेकिन आजसू और भाजपा
पूरे दमखम के साथ पूरे झारखंड प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। और माननीय मंत्री श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ऐसे शख्स हैं कि उनके सामने विपक्ष भी आकर के प्रणाम ही करता है और उनको सपोर्ट करता है। और ये विश्वास पूरा जनता, यहाँ रामगढ़ की जनता के द्वारा जो बनाया हुआ है, वही गिरिडीह लोकसभा में उनको लाभ मिलने वाला है। और इसी तर्ज पर पूरा गिरिडीह लोकसभा का विकास होगा, ये हम पूरा तरह से आश्वस्त हैं और वो सीट निकालेंगे। पांडे जी का भी आशीर्वाद मिल गया, लेकिन अब वो कार्यकर्ता कितने जुड़ पाते हैं आपसे वो देखना है। तो अभी हम लोगों ने बात की तमाम जितने भी यहाँ पे राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, आजसू, जेवीएम और कांग्रेस के यहाँ पे नेतागण मौजूद थे। उन्होंने अपने दावे किए, अपने प्रतिदावे किए और जो विपक्ष ने उन दावों को खारिज भी किया है। लेकिन असली जो फैसला है वो जनता करेगी। 6 मई को यहाँ पे मतदान होना है, जिसके लिए जोर शोर से प्रचार शुरू हो चुका है। चाहे वो जयंत सिन्हा जी हों, चाहे वो गोपाल साहू जी हों, चाहे जो अन्य प्रत्याशी जो हैं, अलग अलग छोटे छोटे दलों के कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। और अब 6 तारीख को जनता जो यहाँ का भविष्य तय करेगी। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, दंगल को जारी रखेंगे और चलेंगे रामगढ़ की जनता के पास। उनके भी सवाल होंगे और उनका जवाब मांगेंगे अपने तमाम दलों से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कशिश न्यूज़ में खास कार्यक्रम दंगल। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम दंगल में, और इस वक्त हमें रामगढ़ में, जो कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने यहाँ से जीत हासिल की थी और उसके बाद से तमाम अलग अलग दलों के प्रतिनिधि हैं। फिलहाल ये सीट आजसू के पास है, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें, जो हजारीबाग लोकसभा में आता है, वहाँ अभी जयंत सिन्हा है जो कि केंद्रीय मंत्री भी और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ है महागठबंधन के प्रत्याशी गोपाल साहू जी, जो कि रांची के मूल रूप से व्यवसायी हैं, लेकिन इस बार हजारीबाग से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त है हमारे रामगढ़ कशिश न्यूज़ के प्रतिनिधि धर्मेंद्र पटेल। धर्मेंद्र जी, आप काफ़ी सालों से रामगढ़ को देख रहे हैं, यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करते हैं, यहाँ की समस्याओं को जानते हैं। किस रूप से आप देख रहे हैं यहाँ के लोकसभा चुनाव को इस बार? देखिए, अगर समस्याओं की बात करें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन अभी भी जो कोयलांचल क्षेत्र है उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि डीएमएफटी फंड आया है जिसका एक उपयोग कुछ हद तक हुआ है और भी चूंकि समय लगेगा विकास को लेकर। लेकिन वर्तमान समय में अगर लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रत्याशी की घोषणा में थोड़ी सी विलम्ब हुई है, जिसका माइलेज बीजेपी यहाँ पे लेता हुआ दिखा है। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखें तो अब कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल साहू द्वारा नामांकन भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि सहयोगी दलों से किस तरह से वे सामंजस्य बैठा पाते हैं। और चूंकि अब चुनाव का महज 15 दिन बाकी है, ऐसे स्थिति में सहयोगी दल जेएमएम है, जेवीएम है, लोजपा है, जेडीयू है, तो ये एक तरह से बीजेपी तो जो कांग्रेस के साथ से जो जेएमएम है या फिर जेवीएम है, तो उसके साथ किस तरह से सामंजस्य वो यहाँ पे क्षेत्र में बैठा पाती है कांग्रेस। और 15 दिनों में एक तरह से कहे रफ्तार जो है काफ़ी तेज रखना होगा, तभी जो है कुछ हो पाएगा। वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो अभी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जयंत सिन्हा चूँकि शुरुआती दौर से प्रचार प्रसार में लगे हुए थे तो ये एक कदम आगे है। लेकिन अगर 14-15 दिनों का जो समय बचा हुआ है, अगर उसमें कांग्रेस रिव्यू करती है, अपने आप को अगर स्थापित करती है, तो शायद एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए, दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि जयंत सिन्हा के मुकाबले में गोपाल साहू को लाया गया है। बार बार ये बात उठती है कि गोपाल साहू बाहर के प्रत्याशी हैं, रांची के रहने वाले हैं, हजारीबाग को कैसे वो मैनेज कर पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो हजारीबाग से रहने वाले हैं और लोकसभा रांची के रहने वाले हैं और हजारी लोकसभा क्षेत्र में उनका विशेष दौरा नहीं रहा है। और चूंकि जब प्रत्याशी उनको घोषित भी किया गया है तो ऐसी स्थिति में उनके पास 15-16 दिनों का ही वक्त मिलता है, तो एक तरह से कहीं पूरा क्षेत्र नया है। ऐसे स्थिति में जो यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर जेवीएम के जो कार्यकर्ता हैं, वो किस स्थिति में उनको संभालते हैं और कितना आगे तक उनको ले जाते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि जो भारतीय राजनीति है शुरू से जातीय समीकरण आधारित होता है, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे भी वो पहलू देखा जा रहा है कि शायद कांग्रेस एक माइलेज ले पाएगा। लेकिन अब कितना ले पाएगा, ये आने वाले जो 10 दिन है वो इस चीज को फैसला लगभग कर। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका। और जो धर्मेंद्र ने एक बात उठाई है कि बाहर के प्रत्याशी माना जा रहा है, सत्ता पक्ष बोल रही है कि बाहर के प्रत्याशी है, कांग्रेस के नेता क्या जवाब देंगे?
जोड़ेंगे। बलजीत जी, गोपाल साहू जी कैसे कनेक्ट कर पाएंगे हजारीबाग की जनता से? गोपाल साहू हम सबों के नेता हैं। बरसों से पूरा परिवार, आज 100 साल से ऊपर का समय कांग्रेस में इन्होंने दिया है। जब से आज़ादी की बात करें तब से इनका पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, आज भी कांग्रेस में है। शिव प्रसाद साहू इनके बड़े भाई लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। इनके छोटे भाई धीरज प्रसाद साहू 2 बार राज्यसभा के सदस्य सांसद हैं। गोपाल साहू हमारे पूरे प्रदेश के कैशियर हैं। रही बाहरी और भीतरी की, कांग्रेस बाहर और भीतर की बात नहीं करता। अगर बाहरी रांची को हम हजारीबाग बाहरी करें तो अमेरिका से आए जयंत सिन्हा को हम क्या बोलेंगे? भीतरी जो भीतर में रह रहे हैं, अमेरिका से आए हैं, उनको चुनाव लड़ने नहीं पढ़ने नहीं गए थे। वहां के 1 नंबर के NRI हैं, उनका पूरा व्यापार वहां चलता है, बाल बच्चा अमेरिका में रहता है। कैसे हम कहेंगे? आप आज वहां पढ़िए चाहे रहिए। जब आप चुनाव से पहले भाजपा वाले बताएं कि जयंत सिन्हा को जानते थे, कभी उनका शकल देखा था? आज गोपाल साहू तो वैश्य समाज के पूरे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूरे वैश्य समाज को चलाते हैं, जबकि 47% उनका पॉपुलेशन है। उसके बावजूद उस पूरे क्षेत्र में बने रहते हैं। एक अच्छे व्यापारी हैं, एक अच्छे व्यवसायी हैं, अच्छे समाजसेवी हैं। पूरा परिवार कांग्रेस में। हम भाजपा के अभी हमारे यहाँ नेता हैं पांडे जी, उनसे पूछते हैं कि वंशवाद का आरोप बार बार कांग्रेस पर लगाते हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं जयंत सिन्हा, और बलजीत जी बोल रहे हैं कि वो NRI हैं। जैसा कि कांग्रेस के मित्रों को कुछ ज्यादा बोलने की आदत है, इंदिरा कांग्रेस को देश की आजादी के कांग्रेस के साथ तुलना करने की इनकी आदत रही है, इसलिए 100 वर्षों का कांग्रेस इन्होंने कहा है, ठीक ना। लेकिन ये इनका आचरण अभी जो जयंत जी से जो 100 वर्षों की बात इन्होंने कही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इंदिरा कांग्रेस के बारे में बता दें। जहां तक रहा, गोपाल साहू को कोई नहीं यहाँ वोट देने वाला है। गोपाल साहू तो नाम तय करने में इनको इतने समय लग गए, 15 दिन में गोपाल साहू कहां जाएंगे? कांग्रेस इनका जो सवाल है कि जयंत सिन्हा बाहरी है, NRI है। कैसे बाहरी हैं? भारतीय नागरिक हैं, भारत के मतदाता हैं। बाहरी होते तो क्या संसद के अंदर जाते क्या? 2014 में संसद में जाते क्या? और किसने कह दिया कि बाहरी है? जयंत सिन्हा भारत के नागरिक है और गोपाल साहू भारत से बाहर के नागरिक है, अमेरिका से आए हैं। इनको जरा सा नहीं समझ में आता है। अगर इस बार हम सब अगर कह दें कि अगर जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि बीजेपी को दोबारा ये लोग कहते हैं आने देंगे, बीजेपी को दोबारा अगर भारत में आने दिया गया, सरकार में आने दिया गया, तो जानते हैं कैसा होगा? जिस तरह कहते हैं ना आसाराम को गर्ल्स हॉस्टल का, आसाराम को दोबारा गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन बना दिया जाए, उसी तरह पे जैसे कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि जयंत सिन्हा जी बाहरी कैंडिडेट हैं और उनको बाहर का नागरिक बताया, तो कांग्रेस के पूरे नेतृत्व करता तो इटली के हैं। आज वो किस मुंह से भारत में वोट मांग रहे हैं? इटली से आए हैं, इटली को भेजने का काम करेंगे। अगर इटली के होते तो मैया सीता हमारी नेपाल की थी, हम हमारी माता के। चलिए यहाँ पे रामायण से लेकर महाभारत की बातें हो रही है, रामायण से लेकर महाभारत की बातें हो रही हैं, लेकिन हम यहाँ के जनता से पूछ। अब बैठिए जी आदरणीय हमारे आंसू के महामहिम से पूछना चाहता हूं कि अपनी बहुओं को इसी तरह से ये लोग बात करते हैं। जिसकी सास के बाहों में दम, उनकी बाहों में दम तोड़ी, जिसका पति राजीव गांधी उनके बाहों में दम तोड़ा, हमारे भारतीय संस्कृति को ये बदनाम करते हैं। इनको पूछते हैं कि महाभारत में गांधारी कहा था? गांधार का कन्या हमारे देश में, हमारा जो महाभारत में थे, इनको संस्कृति से मतलब है? ये जानते हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व कहते हैं। ये रहा। चलिए ठीक है। यहाँ पर बात जो है अब रामायण से लेकर महाभारत तक। जी आप आर्यावर्त का अंग हुआ करता था गांधार, इनको पता नहीं है, इसलिए गांधार को बाहरी हम लगता है जरा इतिहास। भारत के अंदर वो गांधार प्रदेश था, नेपाल भी उसी का भूभाग था। इसलिए कांग्रेस के पास ना चरित्र है, ना चेहरा है, ना कोई कार्यक्रम है। और कांग्रेस आज तक बता दे, अगर किसी की पत्नी, किसी लड़की की शादी
किसी पति के साथ हो, किसी आदमी के साथ होती है, उसका घर, उसका पति का घर होता है, और जो पत्नी है वो उसके अर्धांगिनी होती है। ऐसा नहीं है कि जापान की है। आजसू के हमारे प्रतिनिधि कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, एक पहले के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हमला करता था, मौन व्रत करके खड़े रहते थे, और आज का एक प्रधानमंत्री ऐसा है कि पुलवामा में घुस करके मारने का काम करता है और देश हित के लिए पहला बात करता है, और जो देश हित पहले होता है। और मैं सीधा बात करता हूं कि पाकिस्तान को घबराते देखा, अमेरिका को झुकते देखा, चीन को पीछे हटते देखा, मोदी राज कैसा है, देश को आगे बढ़ते देखा। बलजीत जी पुलवामा की बात ये करते हैं, वहां पर पुलवामा हत्या की बात जो करते हैं कि घुस के मारा। हमारे जो सैनिक मारे गए सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए, उनका अर्थी मिला। पुलवामा में बताए एक भी लाश कहीं मिला? एक बोलते हैं 400 मारे गए, एक बोलते हैं 300 मारे गए, एक बोलते हैं 250 मारे गए, और राजनाथ सिंह बोलते हैं कि 300 मोबाइल वहां चला था। राजनाथ सिंह वहां सिम चुन रहे हैं पुलवामा में जाके। ये अब यहाँ पे सेना ने भी इस बारे में कह दिया। जी पांडे जी, भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के रंगमंच पर, नरेंद्र मोदी ने दुनिया के रंगमंच पर अपनी पहचान स्थापित की है, एक ताकतवर प्रधानमंत्री की। उन्होंने पुलवामा के हमले में हमला कर करके पाकिस्तान के अंदर यह सिद्ध कर दिया है कि भारत का सरकार जो है वो झुकने वाला नहीं है। अगर तुम हमला करोगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। 26/11 यह भूल गए 2008, 26/11 को बिरयानी खिला रहे थे पाकिस्तान को बुला करके, ये 26/11 भूल गए। तो हमने चट्टानी एकता का परिचय दिया है। हम मनमोहन बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी गए थे, मनमोहन सिंह नहीं गए थे। मनमोहन सिंह एक बार नहीं गए। आज मैं आपको बता दूं, ये जो चलिए जी जेवीएम के विनोद जी भी बोल रहे हैं। जी विनोद जी जल्दी हाँ, ये बोल रहे हैं पाकिस्तान घुस के मारे हैं। ये साबित कर दे कि कितना आदमी मरा है। पहला चीज तो ये साबित नहीं कर पा रहा है कि कितना आदमी मरा है। कोई बोल रहा है, बीजेपी के नेता बोल रहा है कि 200 मरा है, कोई 400 मरा है, घुस के मरा है। साबित करता है कि कितना आदमी मरा है। ये झूठे आरोपी है और ये झूठा जुल्मा है। बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, ये करेगी तो। चलिए ठीक है। सवाल जवाब का दौर है, वो जारी रहेगा। और हमारे साथ रामगढ़ की जनता भी, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और तुरंत ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। यहाँ की जनता अपने सवाल के साथ तैयार है और यहाँ अपने जवाब के साथ तैयार है। हालांकि बात अलग है कि बात बहुत दूर तक चली जा रही है, महाभारत और रामायण तक बात चली जा रही है, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस दंगल को जारी रखें, कि कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कशिश न्यूज। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त हम लोग हैं रामगढ़ में, दंगल का कार्यक्रम यहाँ पे जारी है। और ब्रेक से पहले यहाँ पे बात बहुत गर्मा गर्म बहस चल चुकी थी, और अब हम चलेंगे रामगढ़ की जनता के पास। इनके सवाल हैं कई, और इनके प्रतिनिधियों से सवाल है, वो जवाब मांगेंगे अपने नेताओं से, और राजनीतिक दलों के नेता जवाब देंगे। 6 मई को यहाँ पे मतदान है, लेकिन उससे पहले कशिश न्यूज़ के माध्यम से हम तमाम झारखंड की जनता, तमाम देश की जनता से अपील करते हैं कि अपना मतदान ज़रूर करें। वो जिस पार्टी को करना है वो अपने विवेक से करें, लेकिन अपने मतदान को जाया न करें। पहले मतदान फिर जलपान, ये जो नारा है उसको अमल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का प्रतिशत बढ़े। यहाँ की जनता ऐसे भी जागरूक है, और इस बार फिर से अपने मताधिकार के प्रयोग को वो अच्छे से करेगी, ये उम्मीद है। तो हम सीधा चलते हैं, और जो भी सवाल है जी बारी बार करके पूछिए। आप सीधा सवाल पूछिए जी। अब छोड़ दीजिए, बैठे। मैं रूलिंग पार्टी के जितने भी हैं प्रतिनिधि, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास एक सवाल नहीं, सवालों को नहीं, आप एक सवाल पूछिए। आप जो सबसे बड़ा एक सवाल। मैं पुनः सवाल दोहराता हूँ। पांडे जी, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। पिछला बार मैं आप ही पूछा था, टाल दिए थे। रुको यार, कांग्रेसियां बोलने तो हमको, सवाल पूछिए ना। सवाल है, पूछिए, सवाल तो पूछिए। जब भारत के प्रधानमंत्री जब नहीं थे मोदी जी, तो वेटिंग में प्रधानमंत्री थे, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि भारत में कांग्रेसी सरकार इतना ब्लैक मनी भेज दी है स्विट्जरलैंड बैंक में, अगर हमारी सरकार आती है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो सारे ब्लैक मनी को
इतना पैसा होगा। चलिए 15 लाख का जो मामला। अरे बोलना तो नहीं यार, अरे पूछिए, आप बाकी लोग भी है ना, पूछिए ना जल्दी, सवाल क्या है? इतना पैसा आएगा कि प्रत्येक नागरिक 15 लाख मिलेगा, ठीक है, 15 लाख का सवाल। एक साथ ले ले। चलिए नहीं 15 लाख का सवाल है। हमने काला धन पर अंकुश लगाया है, हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, और पूरे देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर डिमोनेटाइजेशन में जो हम लोगों ने सफलता मिली है, उसके आधार पर बहुत सारे काला धन। 15 लाख वाला मामला क्या हुआ, ये पूछना जानना चाहता हूं। 15 लाख के मामले झूठे हैं और कांग्रेस के द्वारा प्रचारित मामले। अमित शाह कह दिया था जुमला है, आना जाना नहीं है। 15 लाख मामले हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,25,000 दे रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा के तहत 5 लाख रुपया दे रहे हैं। चलिए 15 लाख के मामले में जी पूछिए सवाल। कांग्रेस मुस्लिम की राजनीति करती है, मुसलमानों की राजनीति करती है, अल्पसंख्यक की राजनीति करती है। मुझे ये बताए कांग्रेस कि मुसलमानों के लिए क्या किया है। कांग्रेस ने, भाजपा ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? जी बड़ी देखिए, हम पूछना चाह रहे हैं अभी यहाँ पर हमारे नेता लोग जो हैं, सवाल पूछिए, सीधा सवाल। नहीं सवाल हम कर रहे हैं। यहाँ पर नेता लोग अभी आपस में लड़ रहे थे, व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही थी, हमको बहुत दुख लग रहा था, क्योंकि आज हम लोग हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विषय में बात कर रहे हैं, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विषय में बात कर रहे हैं। तो हम सवाल करना चाहते हैं कि जब यहाँ पर सांसद जो जयंत सिन्हा जी हैं, ये पहले कहाँ थे? इतना दिन ले हम लोग उनको खोज रहे थे, मिल नहीं रहा था। जनता से उनका संवाद नहीं था। बारी बारी जवाब भी ले लें। पांडे जी, पहली बात जो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए जो माफ कीजिएगा, सवाल था क्या मुसलमानों? कांग्रेस कभी मुसलमान का काम नहीं किया, ये उनका कहना है। मैं देश का काम करता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का काम करता हूं, सबको समान अधिकार देता हूं। लेकिन ये तोड़ने के लिए 3 तलाक का मामला लाया। 3 तलाक में ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, 3 तलाक के मुद्दे को उठाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने 3 तलाक का बात उठाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 तलाक का जो मुद्दा होगा उसको मैं उठाऊंगा, लेकिन जो 7 फेरे लेंगे उसके लिए क्या करेंगे? उन्होंने नहीं कहा, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, 7 फेरे लेकर उसको त्याग दिया, जो अपनी पत्नी को नहीं रख सका। चलिए इनका जवाब था। पांडे जी, जयंत सिन्हा जनता से जुड़े हुए नहीं रहे, 5 साल के बाद दर्शन दे रहे। ये नेता का प्रलाप है। इनको पता नहीं है कि विगत 5 वर्षों के अंदर जयंत सिन्हा ने क्षेत्र में कितने दौरा किया है, इनको कोई जानकारी नहीं है। जयंत सिन्हा का बीजेपी वालों ने पोस्टर लगाया था। एक मिनट भाई जी, आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोले। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जयंत सिन्हा के खिलाफ पोस्टर लगे थे आपके ही पार्टी के लोगों ने। अगर नहीं लगे थे तो बतावे कि नहीं। जयंत सिन्हा ने जितने क्षेत्र में काम किए हैं, जितने जयंत सिन्हा ने भ्रमण किए हैं, 67 सालों में किसी ने नहीं किया है। इनके कोई नेता है क्या लोकसभा में? ये बता रहे पोस्टर जो लगा था उनके खिलाफ आपके ही कार्यकर्ताओं ने। कोई पोस्टर नहीं लगा था। वो भाजपा हर जगह पोस्टर लगा था। आपका टीवी चैनल ने भी दिखाया कि जयंत सिन्हा भाग गए हैं, कहां चले गए हैं पता नहीं चल रहा है। पोस्टर लगा था कि पोस्टर जयंत सिन्हा का भगोड़ा घोषित किया था बीजेपी वालों ने, पूरे बीजेपी वालों ने भगोड़ा घोषित कर दिया। चलिए अब इसका जवाब जनता भी देगी। अगर जयंत सिन्हा यहाँ से नहीं थे तो 6 मई को इसका जवाब जनता देगी। अब सीधा सवाल पूछिए। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए बलजीत सिंह बेदी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि मोदी जी को उसकी बीवी ने छोड़ दिया, तो राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, क्वेश्चन है, पूरा बात सुनिए। राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हो पा रही है? क्या उसमें कोई शारीरिक प्रॉब्लम है क्या? चलिए ये हम चाहते हैं कि सवालों का स्तर जो रहे वो सही रहे और उनकी भी शादी भी हो जाएगी। अब सवाल पूछिए सीधे। हेलो पूछिए, सवाल पूछिए। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि बेदी सरदार जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम मतदाता हूँ और बार बार कांग्रेस को ही मुस्लिम मतदाता वोट देते आ रहे हैं, इस बार भी देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि ये लोग जो मुस्लिम की हितैषी की बात करते हैं पूरे झारखंड में, ये लोग मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे? बहुत ही माकूल सवाल है जी, जवाब ले लेते हैं जरा।
महागठबंधन की ओर से बार बार कहा गया है, हालांकि फुरकान जी अभी भी नाराज चल रहे हैं, वो पार्टी से निर्दलीय लड़ने की मांग कर रहे हैं। आप लोगों ने राज्यसभा में टिकट देने का एक कहा जाए तो झुंझुना थमा दिया, लेकिन अब झुनझुना नहीं है, झुनझुना नहीं है, ये साफ साफ है कि जो पहला राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें मुस्लिम उम्मीदवार जाएगा। हम महागठबंधन बनाए, फुरकान अंसारी जी अगले बार भी चुनाव लड़े थे, नहीं लड़े थे, उनका बेटा इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान आज भी विधायक है। हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं है, हम सबको समान अधिकार से देखते हैं। लेकिन जब गठबंधन महागठबंधन बना, सीट अलायंस हुआ, हमको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जब गठबंधन होता है कि हम राज्यसभा का टिकट देंगे, राज्यसभा का टिकट देंगे। जी सवाल पूछिए। सवाल हम बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं या रासू के नेता से कि आज हमारा मरार पंचायत क्षेत्र है, एक भी आप रोड नाली चाहे जयंत सिन्हा या माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी से उद्घाटन दिखा दीजिए तो जो बोलिएगा मैं रामगढ़ यहाँ पे कर दूंगा। क्या विकास हुआ है? चलिए बहुत पूछते हैं, जल्दी सवाल पूछिए सीधा। मैं मोहम्मद रकीब मनुआ पंचायत से बोल रहा हूँ कि मनुआ पंचायत मांडू प्रखंड से आज जो विकास के नाम पर जो ये उठाया जा रहा है, आज 2014 में पानी का टंकी खड़ा किया गया है, हेसला में कनेक्शन भी हुआ है, लेकिन आज तक हर ये जाते हैं वहाँ पे मतलब चुनाव में वोट लेने के लिए, लेकिन आज तक चालू नहीं कर पाए। ठीक है, पानी टंकी अभी तक नहीं हुआ। सवाल सीधा सवाल। देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी वो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बलवीर सिंह अंकल जो बोले कि मोदी जी सेना के प्रति ही माने ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो सेना के प्रति तो पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। आज सेना के अभी हिंदुस्तान का जो पूरे विश्व में जो उसका ताकत और क्षमता है वो मोदी के बलबूते ही हुआ है। अगर सवाल क्या है? नहीं है कि सेना के प्रति ही नहीं, ये मोदी के चलते ही चुनाव लड़े। चलिए सवाल नहीं आज, आप पूछिए, अपना सवाल पूछिए सीधा। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो डिबेट हो रही है वो विकास का मुद्दे पे डिबेट नहीं हो रही है, इसीलिए तो आप सवाल पूछे ना विकास से संबंधित। तो मैं पांडे जी से और नीरज मंडल जी से पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार जो है वो कितना विकास की है, और जो मुद्दा था 2 करोड़ रोजगार का वो क्या हुआ, और 15 लाख खाते में आएंगे वो क्या हुआ? 15 लाख का तो जवाब दे दिया है, 2 करोड़ वाली बात। कल दिल्ली में एक बैठक हुई थी, मोदी जी ने सारे बिजनेसमैन को बुलाया था और वहां अपने 5 साल का कार्यकाल का हिसाब दे रहे थे। जब बेरोजगारी मुद्दे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन 1 लाख लोगों को मुद्रा लोन दिया गया। उसके हिसाब से 1 साल में आंकड़ा लगाया जाए तो 125 करोड़ की आबादी देश और 350 करोड़ पहुंचता है। तो सवाल हाँ, तो क्या यहाँ के लोग बताए पहले यहाँ कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला? चलिए बहुत सवाल सीधा सवाल पूछिए। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि बलजीत सिंह बेदी जी से एक सवाल करना चाहता हूं। पहले मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, सबसे पहले हजारीबाग लोकसभा जो हमारा क्षेत्र है यहाँ का बात मैं इनसे सवाल कर रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य किया गया है इसे पूरा हिंदुस्तान की जनता जान रही है, लेकिन हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से कल ही आपके जेएमएम के जो विधायक है मांडू के जेपी पटेल जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साथ ही कई तरह के आरोप लगाए हैं कांग्रेस महागठबंधन के ऊपर कि जो भी सीट का बंटवारा यहाँ पे झारखंड में हो रहा है इसमें सब में खरीद बिक्री किया जा रहा है। चलिए ठीक है, हम जवाब लेंगे। सबसे पहले नीरज रंजीत पांडे जी से जाते हैं, जो उन्होंने कहा मांडू प्रखंड में पानी की टंकी, अभी तक रोड नाली सड़क मरार पंचायत में काम नहीं हो पाया, यहाँ से जुड़ा हुआ मामला, क्या कहेंगे? हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं भाई साहब जिन्होंने प्रश्न उठाया। अभी जो इस राय से जो गिद्दी को सड़क जा रही है वो एनडीए के नेता ने ही दिया है और माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में ही वो सड़क मिला है। वो सड़क की स्थिति क्या थी? आज जो मरार में जो पानी टंकी देख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत बन करके तैयार है। हेसला में पानी टंकी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत बन करके तैयार है। सड़क है, नाली है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, और कोयलांचल के क्षेत्र में भी हम लोगों ने कायाकल्प योजना के तहत तमाम घरों के अंदर उसके जीर्णोद्धार करने के काम किए हैं और बड़े बड़े काम हमारे उस क्षेत्र के अंदर हुए हैं। जहां तक रोजगार के सवाल हैं, रोजगार मुद्रा लोन कितने लोगों को मिला है? रामगढ़ में बोल रहे हैं कि मुद्रा लोन मिला ही नहीं। 14,50,000 लोगों
नौजवानों को हम लोगों ने पूरे राज्य में मुद्रा लोन देने का काम किया है। रामगढ़ का डाटा लेकर के अगर बोलते तो निचले डिबेट में हम आकर के बताएंगे, मुद्रा लोन हम लोगों ने 14,50,000 लोग। चलिए, काम हुआ और भी होगा। बलजीत जी, जयप्रकाश जी ने आरोप लगाया, बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उनका जो आरोप है निराधार है, बेवजह का बात है। मैं आपको बता दूं कि जब भी कांग्रेस विकास की बात करती है, अपनी बात करती है, तो सबको लेकर करती है। किसी जात की बात नहीं करती है, किसी समुदाय की बात नहीं करती है, किसी धर्म की बात नहीं करती है। मैं मुसलमान, लेकिन एक नुकसान तो हुआ ना जेपी भाई के जाने से, आप लोगों को महागठबंधन को नुकसान। हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। जेपी भाई पटेल कितने रुपए लेकर गए हैं उनसे पूछिए, और जयंत सिन्हा कैसे मैनेज किया, रघुवर दास किए हैं, उनसे पूछिए। चलिए ठीक है, आरोप और प्रत्यारोप यहाँ पर हम फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और काफी सवाल अभी बाकी है। हम ये कोशिश करेंगे कि स्थानीय मुद्दों से जुड़े हुए सवाल पूछें आप, और यहाँ जवाब देने के लिए तमाम नेता तैयार है। लेकिन अभी फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए दंगल। स्वागत आपका ब्रेक के बाद, और हम इस वक्त हैं रामगढ़ में। दंगल का कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जो यहाँ पे वार हैं, जो दांव पेच हैं, वो सवालों के माध्यम से यहाँ की जनता पूछ रही है। हम सीधे चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए यहाँ की जनता के पास। जी, अपना सवाल पूछिए, सीधा सवाल। मैं आंसू के नेता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब गठबंधन में है तो मोदी जी का तारीफ करेंगे, उनका जायज़ है। लेकिन मेरा सवाल है सीधे आंसू के जो नेता है कि उज्ज्वल योजना जो मोदी जी दिए, उज्ज्वल योजना सब, हाँ उज्ज्वल योजना सबको दिए, लेकिन पहले जो है 445 रुपया में गैस मिलता था, अभी 1000 रुपया मिल रहा है। उसके बावजूद भी सवाल सुने इन लोग। चलिए सवाल समझ में आ गया। हालांकि ये दोनों ही पार्टी, चलिए आप ही बता दीजिए, आप ही से पूछा। शायद भाई साहब को मालूम नहीं है कि सब्सिडी जो खाता में जाता है। और रही बात प्रधानमंत्री के द्वारा जो विकास किए गए हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को मिलता है। चलिए ठीक है, उज्ज्वला वाला सवाल मिल गया। कुछ और लोग भी है, जी पूछिए। मेरा कहना है कि ये सब्सिडी मांगते हैं मोदी जी, क्या कहते हैं कि जनता लोग को सब्सिडी हमको दीजिए। चलिए आपका जवाब मिल गया। कुछ और लोग भी है, जी पूछिए। मैं अपने रंजीत पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि यह नगरी कोयलांचल की नगरी है, यहाँ कोयला के आधार पर यह पूरा समाज, ये पूरा मार्केट है। जो कोयला थर्मल पावर प्लांट को वासरी 4 कोयला 270 रुपया में दिया जाता है, और उसके बावजूद हमारे ग्रामीणों को जब कांग्रेस के रीजन में 65-70 रुपया का महीना का बिल देते थे, आज कितना देना पड़ रहा है? मैं जानना चाह रहा हूं कि 5 साल में 100% वृद्धि हुई है बिजली बिल ग्रामीणों में देने का। तो इनके राज्य में महंगाई कितने अधिक बढ़ी है। बिल्कुल बहुत ही। और कोयला ट्रेडिंग कांग्रेस का देन था, जिसके चलते सरकार को फायदा हो रही थी। बेरोजगार ट्रेडिंग करके अपना रोजगार कर रहे थे। इनके रीजन में जयंत सिन्हा को जवाब देना पड़ा। 6 महीना तक कोयला बिडिंग नहीं हुआ। कोयलांचल के जितने भी व्यापारी थे गांव भाग गए। बिल्कुल कोयला नगरी है रामगढ़, लेकिन अभी तक एक तो कोयले की वजह से जो ग्रामीण जो बिजली का जो है वो नहीं हो पाया। दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं बिडिंग की प्रॉब्लम, वो बताइए क्या जवाब। 2 बातें कहेंगे, अभी 2 प्रश्न है। अब आप जब ब्रेक में गए थे तो हमारे कांग्रेस के साथी बहुत सारी बात कह रहे थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर बोल रहा है, अभी जो सवाल पूछा गया उनका जवाब। चोर बोल रहा है कि हम एक ही है। बाहरे बाह दुनिया जानती है मधु कोड़ा के नेतृत्व में आपने क्या क्या लूटा है। हम उनके सवाल पर आते हैं, क्योंकि जवाब हम क्रमशः देने की हमको आदत है, इसलिए हम पहले इनका जवाब देते। तो मधु कोड़ा का चरित्र जान रहे हैं, और कितना लूटे उनके नेतृत्व में ये सारी दुनिया जान रही है। और माकड़ को कितना जाता था ये लोग जानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कोयलांचल क्षेत्र है, बिल्कुल कोयलांचल क्षेत्र है। पहला हमारी प्राथमिकता है 85% हम कोयलांचल के अंदर जो भी प्रोड्यूस होता है पावर प्लांट को देते हैं।
15% कोयला में से 10% कोयला हम कैप्टिव माइन और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको कोयला देते हैं, और 5% कोयला का ही हम बिडिंग करते हैं, जो अन्य क्षेत्रों में भट्ठा और तमाम कामों में उसका यूटिलाइजेशन होता है। हमारा ये कहना, रोजगार में कोयला लोडिंग के नाम पर ही लूट बचा हुआ था ना कांग्रेसियों के द्वारा, ये लूट में हिस्सेदार थे ना, कमीशन खाते थे उस लोडिंग के माध्यम से, हम लोगों ने उस कमीशन पर कोयला के लूट में कोयला नहीं, कांग्रेस आई तो प्राइवेट सेक्टर से सीसीएल बनाया, सारा प्राइवेट सेक्टर को हमने सरकारीकरण किया, बैंक का नेशनलाइज किया। आगे कुछ और भी सवाल है, कुछ और सवाल है। जी 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 पूछिए सवाल। हम जानना चाहते हैं सीधा रंजीत पांडे जी से कि यहाँ पे जो संसद है, आप पॉल्यूशन का क्या क्षेत्र है रामगढ़ में? प्रदूषण बहुत ही ज्यादा प्रदूषण की समस्या। जी सवाल। हम सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि अगर मोदी जी विकास नहीं किए तो इन लोगों को महास्वार्थ बंधन करने के कैसे गठबंधन की जरूरत क्यों? एक सवाल बेदी जी से कि राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहा? चलिए मैं चाहूंगा कि सवाल जो है वो एक स्तरीय सवाल जी पूछिए। रंजीत जी से मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने पूछा कि 270 रुपया का रेट से हम जब थर्मल पावर को कोयला दे रहे हैं तो आप बिजली बिल इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? बिजली का जो बिल है, बिजली का जो बिल है वो इतना क्यों बढ़ रहा है? जी फिर नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं पड़ रहा, और लंबे समय से आपको पता है कि हम डीवीसी से बिजली ले रहे हैं, दामोदर वैल्यू कॉर्पोरेशन से बिजली ले रहे हैं, और बिजली हम जिस दर पर ले रहे हैं उससे कम रियायत दर पर हम जनता को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब ये जो सवाल, अभी एक सवाल जो हमारे यहाँ के दर्शक ने पूछा है कि प्रदूषण की समस्या, ये सवाल सिर्फ इनसे नहीं है, आपसे भी है। तमाम यहाँ पे राजनीतिक दल है, आप लोग प्रतिनिधि हैं जनता के। प्रदूषण इतना क्यों है रामगढ़ में? काफी कल कारखाने, उद्योग धंधे इस क्षेत्र में पदस्थापित हैं। जिन मानकों के आधार पर उन उद्योगों का संचालन होना चाहिए था, वो उद्योग उन मानकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। हमारी प्रयास निरंतर जारी है कि उन मानकों पर उद्योग चले, और उन मानकों पर, क्योंकि हम इंडस्ट्री को बंद करके तो कोई विकल्प नहीं खोज सकते, तो उन मानकों पर उद्योग चले, इस प्रकार की हमारी प्रक्रिया है, और प्रतिबद्धता के साथ हम ये काम कर रहे हैं। प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। जवाब नहीं, अब बार बार पूछिए, आप पूछिए। मैं आदरणीय बलजीत सिंह जी से पूछना चाहता हूं। मैं एक आम नागरिक हूं और उनसे मैं ये सवाल करता हूं कि यहाँ विकास की आंधियां चल रही है और वो किस चश्मे से देख रहे हैं कि उन्हें विकास नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है ये कि मैं अगर कमल छाप में वोट देता हूं तो हमें सवाल क्या है? मेरा सवाल यही तो सवाल है। मैं अगर कमल छाप में वोट देता हूं तो हमें पता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। अगर मैं उनको वोट देता हूं तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्या ये सवाल मैं बलजीत जी से पूछता हूं। हालांकि राहुल गांधी का नाम यहाँ पे बताया जा चुका है। प्रधानमंत्री का बात तो रहा, लेकिन झारखंड का जब मुख्यमंत्री बना तो पहले कौन मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया गया था? ये तो झारखंड की बात है। जी बलजीत जी, जब भी प्रधानमंत्री बनेगा, यूपीए का बनेगा, तो राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पप्पू की बात, तो पप्पू कहने से कोई पप्पू नहीं हो जाता है, पप्पू नाम होता है। जो बोल रहे हैं उनके घर में उनके भी बेटे का नाम पप्पू है। पप्पू बोलना कोई बात गलत चीज नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं तब बोलिए। चलिए ठीक है। चलिए कुछ और लोग भी है। हो गया जी, बोलिए, सवाल पूछिए। मैं सवाल आदरणीय श्री बलजीत सिंह बेदी से पूछना चाहता हूं कि यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार, यहाँ के स्थानीय नेता दिल्ली में जाकर वहाँ मीटिंग पर मीटिंग करते रहे, आज तक उन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया था? सरासर जयंत सिन्हा से घबरा गए हैं। जयंत सिन्हा इतना यहाँ विकास किए हैं। चलिए सवाल पूछिए। विकास होता है, हम रंजीत पांडे जी से बोलना चाहूँगा कि प्रदूषण जो कि आदमी का स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है, तो अगर प्रदूषण इतना इस क्षेत्र में है कि आदमी लोग का बीमारी और बहुत सारे बीमारी का शिकार हो रहा है, तो प्रदूषण पर इन लोग क्यों नहीं कदम उठा? प्रदूषण की बात आ चुकी है और अब बहुत कम समय है। मैं चाहता हूँ वाइंड अप करना है। पहली बात की फिर से वही जयंत सिन्हा की बात आई, हालांकि जवाब आप दीजिए। जी, वो फिर से बोल रहे हैं कि आखिर कैंडिडेट जो है बाहर से क्यों लाते हैं? कहाँ से?
बाहर कहां से कैंडिडेट है? कैंडिडेट तो मेरा घर का है, इसी घर का, इसी झारखंड से का जन्मा हुआ जयंत सिन्हा बच्चा है, कहीं बाहर का बच्चा थोड़ी है। और ये सवाल बलजीत सिंह जी से भी है। हमारा कहीं बाहर का नहीं है, जब इनका बच्चा झारखंड का है तो हमारा अमेरिका का बच्चा नहीं है। मैं चाहूंगा आप लोग एक चीज है, ये महागठबंधन की दाल अब गलने वाली नहीं है। जनता इस बात को समझ गई है और ये फेल हो चुका है महागठबंधन। इनका दाल समाप्त हो चुका है और बिल्कुल फेल हो चुका है। हम चाहेंगे बहुत सारे साथियों से कि वो दलगत राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ करके देखे। जहां महागठबंधन की बात है, इनसे अपना पूछे कि महागठबंधन में कितने लोग हैं। छोटे छोटे दल को मिला करके अलग अलग आसवान पासवान किसको किसको मिलाए हैं और कहां कहां लोग को बुला के बनाए हैं। 36 को पार्टियां मिला के बनाई है, अकाली दल मिलाए हैं, सबको मिला करके बनाए हैं और इनका कुछ दाल नहीं गलने वाला है। अगर भाजपा को उसके जो सीट अगली बार मिली है 100 सीट कम नहीं आया तो आप हमको आप बता देना। चलिए अब बताइए क्या उम्मीद है आपको यहाँ पे 6 मई को, कितना उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी 14 में से 14 सीट आज उसी के साथ मिलते हुए झारखंड के अंदर देने जा रही है और हम 14 में 14 सीट जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। चलिए बोलिए। देखिए 14 में 14, 13 फूल एक फल का पूरा कॉम्बिनेशन पूरा झारखंड में चलेगा। चलिए 13 फूल एक माया भागी, ममता भागी, भागेगा गांधी खानदान, मोदी के साथ खड़ा सारा हिंदुस्तान। चलिए आपकी जी। हमारा महागठबंधन की सीट 14 में से 14 झारखंड में जीतेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी, यह तय है। जनता महागठबंधन की सरकार बनाएगी, ये महागठबंधन का, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए तो यहाँ पे अब तमाम दलों ने अपने अपने दावे किए हैं और अब ये देखना है कि 6 मई को यहाँ की जनता क्या लेती है। और अब यहाँ पे इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। तमाम दलों ने अपने अपने वादे किए हैं और रामगढ़ से कशिश का टीम एक बार फिर आएगी दंगल में। और अब हम दे दीजिए इजाजत, तब तक नमस्कार।